student, today we will continue our chapter International Organization. In this chapter we are doing last topic unipolarity in United Nation Organization. ठीक है कि इसमें क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था कोल्ड वॉर, उसमें किया था जो वर्ल्ड है 2 पार्ट में डिवाइड था और आफ्टर 1991 में वो एक ही पार्ट में रह गया। मीन्स पहले बाइपोलैरिटी थी, 2 ध्रुव थे और रशिया के विघटन के बाद केवल एक ही पोलर रह गया, एक ही ध्रुव रह गया है। अब उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या रोल है और एक ध्रुव का यानी कि जो एक पार्ट रह गया उसमें जो सबसे शक्तिशाली देश है एक ध्रुव वर्ल्ड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारा हम इसमें देख रहे हैं कि वर्ल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका हो रहा है? अमेरिका का। तो उसी तरह अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर होगा? यूएनओ के ऊपर भी। ऑब्वियसली सी बात है कि यूएनओ के ऊपर भी अमेरिका का ही प्रभाव होगा। रीज़न हमने पहले भी देखा है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहता है? अमेरिका का रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्या हम इसके ऊपर किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं? दूसरे हमारे सामने ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, वह अमेरिका का इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको। ओके, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा है। और जितने भी जो यूएनओ है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है? अमेरिका में। तो ऑब्वियसली है कि जो जिस घर में रह रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो उसके ऊपर पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्टून है, इस कार्टून में भी हम क्लियरली देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो बीच में है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अमेरिका के एक हाथ में क्या है? यूएनओ और दूसरे में वॉर। यानी कि अगर किसी तरह की अशांति होती है या कोई देश किसी के ऊपर अननेसेसरी अटैक करता है, किसी के ऊपर अपना कब्जा करता है, तो वॉर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उसमें भी मेन रोल कौन प्ले करेगा? अमेरिका। और यूएनओ भी किसके अंडर है? मोस्टली कि अमेरिका के ऊपर। ठीक है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो यूएनओ बना किस लिए है? यूएनओ बना ही इसलिए है कि जो अदर कंट्री है उनको कंट्रोल कर सके, उनके जो बेनिफिट है उनके लिए काम कर सके। अगर कोई उनके साथ अनजस्टिस कर रहा है उसको वो ठीक कर सके कि जो अदर कंट्री है वो अपनी बात वहाँ पर रख सके। अगर अमेरिका इस तरह से ज़बरदस्ती करता है अदर कंट्री के साथ तो अमेरिका के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि जो 192 के आसपास जो कंट्री है यूएनओ में है वो साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, वो उसके मेंबर्स हैं, यूएनओ के मेंबर हैं, तो वहाँ पर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और उसकी नीतियों पर बैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक संभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ही वह जगह है जहाँ अमेरिका के खास रवैये और नीति की आलोचना और की सुनवाई हो और इस बीच का रास्ता निकालने की रियायत की बात की जा सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ठीक है थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपस में मिलजुल कर ही पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ही जो प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? अमेरिका का, अदर कंट्री का भी। और जिस कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है तो उसमें उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा ही होगा।
वो उसी के उसका प्रभाव ज़्यादा होगा उसके ऊपर, यानी कि उस कंट्री की ज़्यादा सुनी जाएगी जो वहाँ पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक नाउ वी विल डू नेक्स्ट एजेंसी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसी तरह के मॉनेटरी फंड की तरह ही है, IMF और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को ट्विन सिस्टर भी कहा जा सकता है। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं और जो पुअर कंट्री हैं उनकी हेल्प करना। ठीक, हेल्प किसके रिगार्डिंग होगी, कैसे होगी, अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से किसी फील्ड में कोई कंट्री अपना विकास करना चाह रही है और उसे पैसे की आवश्यकता है, तो वो देश है वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट हम करेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना की गई है 1995 में। जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकार के रूप में, यानी कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको ही चेंज करके क्या बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि जो एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड कर रहा है उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाना। ठीक है, और साथ में सभी को ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी किसका इफेक्ट ज़्यादा है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग के बजाय डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका आरोप है कि जो नीतियाँ बनती हैं वो विकसित देशों के अकॉर्डिंग बनती हैं, मीन्स अमेरिका जापान वगैरह के अकॉर्डिंग बनती है, यूरोपीय संघ के अकॉर्डिंग बनती है, जिसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा है। तो इससे क्या होती है, जो बड़ी ताकतें हैं वो छोटी ताकतों को इग्नोर करती रहती हैं, तो ये फेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एजेंसी हम करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो परमाणविक ऊर्जा है, ठीक है, उसका यूज़ है पॉजिटिव वे में करना, नेगेटिव वे में नहीं, मीन्स शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इसका प्रयोग करना है, लोगों के विकास के लिए उसका प्रयोग करना है, ना कि लोगों के विनाश के लिए। जैसे कि इसका यूज हुआ था 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए थे। तो इसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया 1957 में, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इनका, कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए, और इसका यूज़ है लोगों के विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो परमाणु संयंत्र वगैरह बनाए जाते हैं, परमाणु हथियार जो बनाए जाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका काम क्या है, ह्यूमन्स राइट हैं, जो मानवाधिकार हैं, उसकी रक्षा के लिए मूवमेंट चलाना, अभियान चलाना। ठीक है, इस संगठन में क्या होगा कि ये संगठन है अलग अलग देशों से एक रिपोर्ट तैयार करता है कि कहाँ पर किस कंट्री में लोगों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रख रही है, किसी तरह से उनका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, उनको कंपेल तो नहीं किया जा रहा, फोर्स तो नहीं किया जा रहा किसी गलत काम के लिए। तो ये सारा का सारा जो ह्यूमन राइट हैं उसके रिगार्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको देखता है। नेक्स्ट हम करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी क्या है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है, मानवाधिकारों की वकालत करता है, ह्यूमन राइट्स के फेवर में काम कर रहा है। इसका मेन काम क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया है उसका ध्यान है वो किसकी तरफ दिखाना, कि जिस कंट्री में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान खींचना है।
ठीक है। जो बारूदी और क्या है, इसने बारूदी सुरंगों को रोकने के लिए, क्या बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए, मीन्स जो जिन कंट्रियों में छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है उस चीज़ को रोकना, इस ऐसा काम करने से रोकना इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम है। तो इस तरह से जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अभी हमने जो ये एजेंसी की हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी एजेंसी हैं जो यूएनओ में काम करती रहती हैं। आई होप यू विल गेट क्लियरली। थैंक यू।